आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर डेली न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम दिन भर। हफ्ते का पहला दिन सोमवार और तारीख है 30 अगस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानकर कि आज हम किन खबरों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी अफगानिस्तान की, क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने का जो अल्टीमेटम दिया था उसकी समय सीमा कल खत्म हो रही है। तो क्या है अपडेट, बताएंगे आपको। फिर बात करेंगे कोरोना की और जानेंगे कि स्कूलों और दूसरे पब्लिक प्लेसेस से लॉकडाउन खोलने के बाद अमेरिका में कोरोना के नए आंकड़े क्या हैं और भारत से उसकी तुलना भी करेंगे। इसके बाद चलेंगे यूपी चुनाव की पॉलिटिक्स की तरफ और जानेंगे कि अखिलेश यादव नई सपा का नारा देने के बाद पार्टी में किन पुराने चेहरों की वापसी करा रहे हैं। और आखिर में बात होगी सेंसेक्स की, जिसके आंकड़े ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। तो बात करेंगे इस सब पर, लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कश्मीर में बचा हुआ आतंकवाद भी समाप्त होकर रहेगा। यह विश्वास इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 370-35A के चलते अलगाववादी ताकतों को जो ताकत मिलती थी वो खत्म हो गई है। हरियाणा के करनाल में आज किसानों की महापंचायत में 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने, मरने वाले किसान के परिवार को 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग शामिल है। किसानों ने सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 6 सितंबर तक का वक्त दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसती नजर आ रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पिछले 5 घंटे से दिल्ली में उनसे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके बयान लिए जा रहे हैं। ये केस कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है। सुकेश पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज है। इधर ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए अभिनेता अरमान कोहली की कस्टडी को 1 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कुछ देर पहले उन्हें विशेष NDPS कोर्ट में ड्रग पेडलर अजय सिंह के साथ पेश किया गया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुसीबतें बढ़ गई हैं। आगरा में तिरंगा यात्रा निकालने पर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत 467 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इनमें से 17 लोग नामजद हैं, जबकि 450 लोग अज्ञात हैं। चुनाव के ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विष्णुपुर के बीजेपी विधायक तन्मय घोष आज फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी पर आरोप भी लगाया। घोष ने कहा कि बीजेपी बदले की राजनीति में जुटी है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज फिर प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस कार्रवाई का आदेश देने वाले SDM का बचाव किया है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि अधिकारी के शब्दों का चयन सही नहीं था। और वहीं टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेडल्स की सूची में एक और पदक जुड़ गया है। पुरुषों की जैवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर सुमित अंतिल को बधाई भी दी है। तालिबान ने अमेरिकी सेना से कहा था कि वो 31 अगस्त तक वापस लौट जाए और कल 31 अगस्त है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना के जवान अब भी डटे हुए हैं। इस बीच चीन ने दोहराया है कि अमेरिकी सैनिकों के वापस जाने से अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों को फिर से सिर उठाने का मौका मिल सकता है। इसी सिलसिले में अमेरिका आज एक वर्चुअल मीटिंग करने वाला है। विदेश मंत्रियों के स्तर की इस मीटिंग में अफगानिस्तान पर चर्चा करने के लिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, टर्की, कतर और नेटो के सदस्य देश हिस्सा लेंगे। मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा, ये पूछा मैंने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा सिक्योरिटी को लेकर होगा, क्योंकि कई सारे देश, पहली बात है कि कई सारे देश ऐसे हैं जिनके नेशनल्स पूरी तरीके से वहां से इवैक्यूएट नहीं होंगे 31 अगस्त तक। तो बहुत सारे सिक्योरिटी सिचुएशंस है, सिक्योरिटी सिनारियोज है जिनको इन देशों को डील करना होगा, और इसीलिए ये मुलाकात जो है इन सब एस्पेक्ट्स पर ज्यादा जोर देगी। लेकिन मीटिंग इसलिए भी है क्योंकि फ्यूचर कहाँ जा रहा है अफगानिस्तान को लेकर, स्टेबिलिटी कैसे आएगा,
डेडलाइंस क्या होंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी होगी, क्योंकि ये बस अफगानिस्तान नहीं, पूरे रीजनल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक असेसमेंट भी की जरूरत है कि आप कहते हैं कि आपका फोकस था अल-कायदा को खत्म करना और आपने वो कर दिया, लेकिन क्या तब आपने, क्योंकि तब इस्लामिक स्टेट का प्रॉब्लम नहीं था, क्यों तब अब आपने वो जो नए टेरर थ्रेट्स हैं, इस्लामिक स्टेट, आईसिस, खोरासान, इन सबको फैक्टर इन नहीं किया। और अब ऐसा लगता नहीं है कि तालिबान के पास भी इतना सिक्योरिटी सेटअप है कि वो आईसिस खोरासान को टैकल कर सके। तो इन सारे मामलों पे बातचीत होगी, ये देखना होगा कि वो किस जगह पे कैसे अफगानिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं और असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंस बहुत जरूरी होगा, और कहीं ना कहीं इन देशों को ये भी डिसाइड करना होगा कि रेड लाइंस क्या है जब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बोले कि अब बस और नहीं। गीता जी, जो अभी मौजूदा हालात हैं, क्या आपको लगता है कि इस बारे में कोई बीच का रास्ता भी निकलने की उम्मीद है? देखिए, तालिबान के जो एश्योरेंसेस हैं, आज एक जॉइंट स्टेटमेंट, यानी कि कल शाम को एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला था यूएस और अन्य 100 देशों ने, जहां पर उन्होंने कहा था कि तालिबान ने उन्हें एश्योरेंस दिया है कि जितने भी वहां पे उनके नागरिक हैं उनको सेफ पैसेज मिलेगा काबुल एयरपोर्ट तक, और वहां से निकलने का सेफ पैसेज मिलेगा। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने अपने यूएस मरीन्स खोए हैं और अमेरिका ने ये कह दिया है कि आईसिस खोरासान के अगेंस्ट एक्शन चलता रहेगा, देखना होगा कि क्या ये जारी रख सकेंगे या नहीं, क्योंकि जब आपके सारे बेसेस खाली हो गए हैं और आपके लास्ट जो होल्ड था काबुल एयरपोर्ट वो भी खाली होने वाला है, तो फाइटिंग कंटिन्यू करना चाहेगा अमेरिका या नहीं, ये भी देखना जरूरी होगा। लेकिन तालिबान की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 31 अगस्त का जो डेडलाइन है वो यूएस ट्रूप विथड्रॉल का है, जो एब्सोल्युटली अनचेंज्ड है, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन इवैक्यूएशन का कोई डेडलाइन नहीं है, जो भी अफगानिस्तान से फॉरेन नेशनल्स बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अमेरिका अपने जो ऑपरेशंस कर रहा है अभी, जो ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहा है, वैसे तो काबुल एयरपोर्ट के अंदर से ही काफी कुछ उनके अभी भी इक्विपमेंट्स और वेपनरी है कि वो ऐसे अटैक्स कर सके, लेकिन उन्होंने आसपास के देशों में भी अपने बेसेस बना रखे हैं और अपने लोग तैनात कर रखे हैं। तो देखना ये होगा कि डिसीजन अमेरिका का क्या होता है, क्या वो तालिबान के इन डिमांड्स के अगेंस्ट खड़ा होगा या नहीं होगा, या झुक के बिल्कुल अपने आप को एक क्लीन स्टार्ट देना चाहता है जहां पे वो कोई लेना देना नहीं रखना चाहता अफगानिस्तान से। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान उनका ही है, क्योंकि चीन, रूस, पाकिस्तान जिस तरीके से अब हावी होने वाले हैं अफगानिस्तान पे, उससे सबको थोड़ा कंसर्न जरूर होना चाहिए। गीता जी, अभी कितने भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हैं और उन्हें निकालने की कोशिशों की स्ट्रैटेजी में क्या कोई बदलाव आएगा? देखिए, भारतीय जो आना चाहते वापस, जिन्होंने रजिस्टर किया था, ऑफिशियली हमें बताया गया है 20 लोग ही बचे हैं। लेकिन जो अगस्त 25 को फ्लाइट गई थी जहां रेस्क्यू करने के लिए, उसमें बस 40 लोग आ पाए। ये 20 इंडियंस नहीं पहुंच पाए थे वक्त पे एयरपोर्ट। बहुत डिले हुआ था, बहुत इंतजार किया प्लेन ने, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाए सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। और उनके साथ 140 अफगान सिख्स और अफगान हिंदूज भी थे जो निकलना चाह रहे थे, नहीं निकल पाए। तो अभी ऑफिशियली बस 20 के करीब भारतीय हैं जिनको इवैक्यूएशन करने की जरूरत है। हमें ये भी पता चला है कि कुछ ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है और वो वापस नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उनके नंबर्स बहुत ही कम होंगे, 2-3 ही ऐसे हो सकते हैं जो वापस रहना चाहते हैं। बाकी 20 हैं जो वापस आना चाहते हैं। और अभी भी सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से भारत ने अपना फ्लाइट प्लान नहीं बनाया है। वो 31 अगस्त के बाद भी हो सकता है, क्योंकि इवैक्यूएशन का कोई डेडलाइन नहीं है। और भारत सरकार वहां फ्लाइट भेज के ये लोग एयरपोर्ट ना पहुंच पाए तो ज्यादा मुसीबत हो जाएगा। तो इसीलिए इंतजार करिए कि माहौल थोड़ा ठीक हो तो वो वहां से इवैक्यूएट हो पाए। ये थी इंडिया टुडे में फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन।
तो नागरिकों को निकालने के बीच अमेरिका की ड्रोन्स के जरिए जो जवाबी कार्रवाई चल रही है, उस पर अमेरिका का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट के पास कुछ आत्मघाती हमलावर हमले की तैयारी कर रहे थे, जिसे उसने नाकाम किया है। वहीं तालिबान ने कहा है कि इस अमेरिका की ये जो कार्रवाई है उसमें 7 लोग मारे गए हैं। सवाल यह भी है कि अमेरिका की तरफ से ये जो ड्रोन यूज हो रहे हैं, इनका साइंस क्या है, इनके टारगेट को लेकर अमेरिका इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहता है, ये पूछा मैंने डिफेंस से जुड़ी खबरों पर नजर रखने वाले आज तक के रेडियो रिपोर्टर अभिषेक भल्ला से। देखिए, अमेरिका जो है काफी सालों से ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, खास करके अफगानिस्तान और इराक में और हाल ही में सीरिया में भी। लेकिन पहले के मुकाबले में जो इनकी प्रिसिशन है, सटीकता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब शुरुआती तौर में 2001-2002 में ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया गया था, तो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे इस तरह के अटैक्स के लिए। लेकिन हाल ही में पिछले 5-6 साल में बहुत ज्यादा सटीक अटैक्स किए गए हैं, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। और बल्कि इस बार जो ड्रोन इस्तेमाल किया गया, जो हेलफायर मिसाइल इस्तेमाल की गई, MQ-9 ड्रोन है, रीपर ड्रोन भी जिसे कहते हैं, प्रेडेटर ड्रोन का भी नाम उसे दिया जाता है, वो इस्तेमाल किया गया। और उसमें जो मिसाइल थी वो हेलफायर मिसाइल थी। इसकी खास बात क्या है कि ये जब टारगेट को हिट करती है तो इसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता है, बल्कि एक गुच्छे में जो है तलवारें जैसी, नाइफ जैसी चीज निकलती है जो टारगेट को हिट करती है। तो ये इसकी खास बात है। अमेरिकन फोर्सेस का कहना है कि इससे सिविलियन कैजुअल्टी नहीं होती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी, यही हेलफायर मिसाइल, पिछले साल भी सीरिया में एक अटैक में यूज की गई थी। अभिषेक, ये तकनीक बेशक असरदार है, पर क्या भारत के पास भी ऐसी कोई तकनीक है? अगर नहीं है तो भारत इस दिशा में क्या कदम उठा रहा है? क्या इस पर कुछ काम हो रहा है? देखिए, अभी भारत के पास फिलहाल आर्म्ड ड्रोन्स नहीं है, लेकिन यही जो MQ-9 रीपर ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान में इस वक्त, ये एक डील भारत की होने की पूरी संभावना है, कभी भी हो सकती है, जो कि कहा जा रहा है। और ये इस डील के तहत 30 ऐसे ड्रोन अमेरिका से खरीदने की बात चल रही है। कब तक ये होगा अभी ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन इस दौरान भारत भी अपनी जो ड्रोन की क्षमताएं हैं उसको बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहा है, चाहे वो बाहर से ड्रोन खरीदें या इंडिजिनस ड्रोन जो कि भारत में बने हुए हों, उनको जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करें। लेकिन ये बात साफ है कि आने वाला युग जो है उसमें ड्रोन वॉरफेयर एक बहुत ज्यादा अहम हिस्सा होने वाला है, और इसके चलते भारत भी अपनी क्षमताएं जरूर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभिषेक भल्ला और गीता मोहन, आज तक रेडियो से बात करने का शुक्रिया। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। दुनिया के जिन देशों ने महामारी से अब तक खुद को बचाए रखा था, अब वहां पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। आलम यह है कि वहां अब तक के रिकॉर्ड मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। इनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फिनलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। भारत में दूसरी लहर जब थमने लगी तो केसेस कम तो हो रहे थे, लेकिन अब अचानक कुछ दिनों से ये रोजाना 40 के ऊपर आंकड़े दर्ज हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी फिक्र केरल की है। भारत के बाद जो पहला देश रहा है कोरोना से प्रभावित, वो है अमेरिका। और अब तो यहां भी एक बार फिर से कोरोना नए सिरे से बढ़ रहा है। अमेरिका के टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची, जो हमेशा से अमेरिका में बढ़ रहे केसेस और उनकी लापरवाही के ऊपर बोलते आए हैं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि अमेरिका में दिसंबर तक कोरोना से 1 लाख से ज़्यादा मौतें होने का अनुमान है। हालांकि इसे रोका जा सकता है। अमेरिका के फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, टेक्सास और लुजियाना जैसे राज्यों के कई अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। अब तो वहां स्कूल भी खुल गए हैं और भारत में भी स्कूल कई राज्यों में खोल दिए गए हैं। तो इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर हैं सम्राट शर्मा, जिन्होंने अमेरिका में बढ़ते केसेस, मौतें
वैक्सीनेशन, इस सब पर कवरेज की है और उसे भारत से कंपेयर किया है। मैंने उनसे ही बात की और ये समझने की कोशिश की कि अमेरिका में डेली केसेस को कंपेयर किया जाए भारत से तो दोनों देश कहाँ खड़े नजर आते हैं। वैसे भारत के मुकाबले अमेरिका में अभी कोरोना की स्थिति ज़्यादा गंभीर है क्योंकि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पर अगर बात की जाए हॉटस्पॉट की तो फ्लोरिडा को फिलहाल मानेंगे अमेरिका का हॉटस्पॉट, जबकि केरला को भारत का हॉटस्पॉट माना जाएगा। अगर आप दोनों ही राज्यों के केसेस को देखेंगे तो केरला कंसिस्टेंटली बहुत दिनों से 10,000 से 20,000 केसेस दर्ज करता रहा है, जबकि फ्लोरिडा के साथ ऐसा नहीं है। फ्लोरिडा 1 जुलाई को जो औसतन केस थे फ्लोरिडा में वो लगभग 1700 केसेस थे और केरला में 11,000 केसेस थे। तो केरला 11,000 केसेस से अब तक 11,000 से 24,000 पे आया है, जबकि फ्लोरिडा इसी दौरान 1700 केसेस से सीधा 22,870 केसेस पे आया है। आप समझ लीजिए कि एक जगह केरला है जो कि 11,700 केसेस से 24,000 केसेस पे आया और दूसरी तरफ फ्लोरिडा है जो कि 1700 केसेस से 22,870 केसेस पे आया है। तो बहुत तेजी से फ्लोरिडा में केसेस बढ़े हैं और इसीलिए ये ज्यादा डरावना है, क्योंकि केरला फिर भी कंसिस्टेंट रहा है अपने केसेस के मामले में, बट फ्लोरिडा में ये चीज बहुत तेजी से हुई है। जी सम्राट, मौतों के आंकड़े के बारे में अगर बात करें तो क्या हालात हैं वहां और भारत में कैसा ट्रेंड दिख रहा है? मैं फिर से दोनों देशों के हॉटस्पॉट्स को ही कंपेयर करूंगा, क्योंकि उसका कारण ये है कि दोनों ही देश में जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर केसेस और डेथ्स बहुत ज्यादा स्क्यूड हैं। जैसे अगर ये भारत में 46,000 केसेस हैं तो उसमें से 20,000 22,000 केसेस केरला में ही है। तो अगर आप हॉटस्पॉट्स को कंपेयर करते हैं तो एक ज्यादा बेहतर पिक्चर निकलकर सामने आता है। डेथ के मामले में भी अगर आप देखें तो न्यू केसेस जैसा जो पिक्चर है वो भी डेथ में उससे भी ज्यादा गंभीर पिक्चर है। 1 जुलाई से लेकर अब बात करें 29 अगस्त तक, यानी अब 2 महीने की बात कर रहे हैं, तो 2 महीने में केरल का जो केस है वो 113 से बढ़कर लगभग 148 पे आ गया। तो 113 से 148 तक, यानी कि ये 30 डेथ्स का फासला है। जबकि फ्लोरिडा में इस दौरान 30 डेथ से बढ़कर 250 डेथ, लगभग 250 डेथ हो गया है। तो फ्लोरिडा को डेफिनेटली अगर केरला के आप मुकाबले देखें, यानी कि भारत और यूएस का जो हॉटस्पॉट है, दोनों में डेथ बहुत अलग तरीके से पेश आया है। अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ा है ये डेथ, बेसिकली फ्लोरिडा में। जी, तो अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो कैसे कंपेयर किया है दोनों देशों को और उनके हालात को? हाँ, दोनों ही राज्यों में आबादी बहुत अलग अलग है, इसलिए अगर हम लोग टोटल वैक्सीनेशन का नंबर लेंगे तो ये दिखा नहीं पाएगा कि दोनों में क्या अभी रवैया है वैक्सीनेशन का। इसीलिए मैंने वैक्सीनेशन पर मिलियन लिया है। तो वैक्सीनेशन पर मिलियन यानी कि हर 10 लाख लोगों पर कितना वैक्सीनेशन हर दिन होता है। तो वो केरल में 1 जुलाई को 4,871 था, जो कि अभी 8,203 रहा 27 अगस्त को। तो 4,871 से बढ़कर ये 8,203 हो गया है, जो कि काफी अच्छा संकेत है केरल के लिए। पर वहीं फ्लोरिडा में इतने केसेस बढ़ने के बावजूद, इतनी मौतें बढ़ने के बावजूद, ये 3,000 डोजेस से अभी 3,790 डोजेस पे आया है। यानी फ्लोरिडा में अगर आप देखें केरला के मुकाबले तो केसेस और डेथ्स तो बढ़े ही हैं, साथ में जो वैक्सीनेशन की रफ्तार जो बढ़नी चाहिए थी वो भी उतनी नहीं बढ़ी है जितना फ्लोरिडा में बढ़ना चाहिए था और जितना केरल में बढ़ा है। जी, सम्राट शर्मा, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक अहम खबर ये भी है कि पश्चिमी यूपी के पूर्वी यूपी से लगे 6 जिलों में एक रहस्यमय वायरल फीवर अपना पैर पसारने लगा है। इस वायरल फीवर की वजह से 50 लोगों की मौत हुई है, जिसमें अकेले 26 बच्चे शामिल हैं। हालांकि सैकड़ों लोग इससे ठीक भी हो गए हैं, लेकिन वायरल को मात देने में इन्हें 12 दिन लगे हैं। लगभग कोरोना की रिकवरी टाइम जैसा ही है। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे और आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से दिलचस्प दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का नया नारा दिया है, नई हवा, नई सपा और बुजुर्गों का हाथ युवाओं के साथ।
लेकिन इस नई सपा में तलाश पुराने चेहरों की हो रही है। समाजवादी पार्टी अपने पुराने और मजबूत नेताओं की वापसी की कवायद चला रही है। इसमें कई दिग्गजों के साथ मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी का नाम भी शामिल है। तो और कौन कौन से नाम हैं जो सपा में वापसी कर रहे हैं और इससे पार्टी को क्या फायदा पहुंचेगा, हमने बात की यूपी की राजनीति को नजदीक से समझने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर कबूल अहमद से। देखिए, खासतौर से हम उन नामों की बात करें तो अंबिका चौधरी हैं, सलीम शेरवानी हैं, नारद राय हैं, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो खासतौर से 2017 से पहले जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में सियासी वर्चस्व की जंग छिड़ी पार्टी पे काबिज होने की, उस समय तमाम नेता पार्टी साथ छोड़ के चले गए थे और उसका खामियाजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के पास जो खासतौर से पुराने रणनीतिकार और अनुभवी नेता थे उनकी एक कमी हो गई थी और उसका खामियाजा 2017 के विधानसभा चुनाव में, फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। अब 2022 का चुनाव है। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के पास युवा नेताओं की एक लंबी फौज है, लेकिन सपा के रणनीतिकार और जोड़ तोड़ जो राजनीति के लोग थे उनकी एक बड़ी कमी है। उनमें से अगर गिना जाए तो कुछ चुनिंदा नेता ही पार्टी में बचे थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी, खासतौर से अखिलेश यादव, अब पार्टी में उन सब तमाम नेताओं को लाने की कवायद में जुटे हैं और पिछले एक साल से ये कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं और उसमें वो नेता जो सपा में थे और वो दूसरी पार्टियों में लगे थे उनको लाने का काम किया जा रहा है। इसी फहरिस्त में सलीम शेरवानी, नारद राय, अंबिका चौधरी जिन्हें अभी शनिवार को ही लाया गया है, ऐसे तमाम नेताओं को पार्टी में लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। इसका फायदा यह है कि सबसे बड़ी बात, इन नेताओं के आने से जो एक अखिलेश यादव ने एक नारा भी दिया है, नई हवा है, नई सपा है और बुजुर्गों का हाथ युवाओं के साथ। खासतौर से इन बुजुर्गों के आने से एक तो यह है कि वो नेता है जो अपने इलाके में एक मजबूत जनाधार वाले नेता है, चाहे वो सलीम शेरवानी हो, चाहे वो अंबिका चौधरी हो या नारद राय हो या रामलाल अकेला, ऐसे तमाम नेता जो पार्टी में हाल के दिनों में आए हैं वो उनका एक अपना जनाधार है और एक राजनीतिक कद भी रखते हैं। ऐसे में उनके आने से राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी को एक बेनिफिट दो तरीके से है। एक तो उनके आने से एक जनाधार पार्टी का बढ़ेगा, दूसरा सपा में जो रणनीतिकार थे उनकी कमी हो गई थी, उसकी कमी की भी भरपाई हो पाएगी और अखिलेश को एक सलाहकारों को के तौर पे तमाम नेताओं की एक फौज होंगी। कबूल जी, क्या अंसारियों की एंट्री का रास्ता भी अखिलेश ने खोल दिया है इस एंट्री के साथ? जी, बेशक बात है। मुख्तार अंसारी के भाई जिस तरह से सबातुल्लाह अंसारी 2 बार के पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, उन मुख्तार अंसारी के बेटे ने किया है, सबातुल्लाह अंसारी के बेटे ने सपा का दामन थाम लिया। निश्चित तौर पे मुख्तार अंसारी क्योंकि जेल में बंद है तो अब वो चुनाव 2022 में लड़ेंगे कि नहीं ये अभी परिदृश्य साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने समाजवादी पार्टी में आए हैं तो ये साफ जाहिर है कि मुख्तार अंसारी का परिवार जब आ गया है सीधे तौर पे तो बैकडोर से तो एक तरह से एंट्री हो ही गई है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरे बाहुबली जिनको लेके अखिलेश यादव ने कभी इतराज जताया था, चाहे वो डीपी यादव हों या अतीक अहमद हों या विजय मिश्रा हों, ऐसे नेताओं की भी उम्मीद जागी है और उनको भी लग रहा है कि जब मुख्तार अंसारी के परिवार की सपा में एंट्री हो सकती है बदले हुए अखिलेश के दौर में, तो उनके लिए भी, क्योंकि ये वो तमाम नेता हैं जिन्होंने अखिलेश यादव ने 2017 या उससे पहले साथ लेने से मना कर दिया था और ये अपने अपने कद में, और खासतौर से विजय मिश्रा तो 2017 में भी जीत के आए थे बिना सपा के समर्थन के। तो निश्चित तौर पे और अभी जिस तरह से योगी सरकार में वो हाशिए पे हैं, ऐसे में उनके अंदर फिर से एक बार उन्हें वापसी की उम्मीद नजर आई है। क्या शिवपाल यादव की पार्टी और अखिलेश फिर से साथ आएंगे? क्या ऐसी कोई खबर है? देखिए, पिछले 1 सालों में जिस तरह से खासतौर से शिवपाल यादव 2017 में अलग होकर जब पार्टी बनाए तो बहुत एक बड़ी संख्या में सपा के जो नेता थे वो छोड़ के गए थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि शिवपाल यादव कोई राजनीतिक विकल्प स्थापित कर पाएंगे। खासतौर से जब शिवपाल यादव को लेके अखिलेश यादव तमाम समय में कहते रहे हैं कि उनके लिए हमारे विकल्प खुले हुए हैं, चाचा भी साथ में रहेंगे, इस तरह का आश्वासन शिवपाल यादव को अखिलेश यादव देते रहे हैं। लेकिन शिवपाल यादव की भी अपनी कुछ शर्तें हैं और वो चाहते हैं कि गठबंधन हो, कोई एक फार्मूला बने जिससे हम आए, क्योंकि शिवपाल यादव का इस तर्क के पीछे वजह यह है कि 2017 से पहले जब
के बाद जो शिवपाल यादव ने पार्टी बनाई तो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता साथ में उनके आए थे। ऐसे नेताओं को कहाँ लेंगे, उन्हें कैसे एडजस्ट करेंगे, ये उनकी भी चिंता है कि हमारे जो समर्थक हैं उनको हम कैसे एडजस्ट करें। इसी को लेके अभी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में पेच फंसा हुआ है और उनके बीच में एक कोशिश हो रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें तमाम लोगों को एडजस्ट किया जाए। लेकिन शिवपाल यादव जिस तरह से राजनीतिक तौर पे एक अपने आप को साबित नहीं कर पाए और उनके तमाम जो है 2 चुनाव से जो है तो मतलब पंचायत का चुनाव रहा हो या लोकसभा चुनाव रहा हो उसमें हार हुई है। और जिस तरह से यादव कम्युनिटी ने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है उसमें अब शिवपाल के पास जो है कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में शिवपाल यादव जो है वो उनके पास अब एक यही रास्ता है कि वो कह भी चुके हैं कि अखिलेश यादव जो है हमें वो मौका दें, हम बात करें, तो वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई रास्ता निकलता है तो मुझे लगता है कि वो इस राजनीति के इस मुकाम पे आके खड़े हो गए। उनके पास आगे और पीछे कोई राह नहीं दिख रही है, न कोई पार्टी उनसे गठबंधन करने को तैयार है, न ही वो कोई वैकल्पिक राजनीति स्थापित कर पा रहे हैं सपा के विकल्प के तौर पे। तो ऐसे में वो राजनीतिक तौर पे वो चाहते हैं किसी न किसी सूरत से एक सुलह समझौता का फार्मूला बन जाए जिससे उनका भी सम्मान बना रहे और अखिलेश यादव को भी बना रहे, उनके समर्थकों को भी एडजस्ट कर लिया जाए। बस ऐसी ही कवायद है और ये मुझे लगता है चुनाव से पहले दिख जाएगा। कुछ चीजें जो है चुनाव के साथ ही नजर आएंगी। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया कबूल अहमद। हफ्ते के पहले दिन ही भारतीय शेयर बाजार ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। बीएसई सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी ने आज ऊंचाई का नया रिकॉर्ड बनाया। बीएसई सेंसेक्स आज 205 अंकों की तेजी के साथ 56,329.2 पर खुला और सुबह 10:40 के आसपास 610 अंकों की उछाल के साथ 56,734.29 पर पहुंच गया। तो वहीं एनएससी का निफ्टी 70 अंकों की तेजी के साथ 16,775.85 पर खुला और सुबह 10:45 के आसपास 176 अंकों के उछाल के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर 16,881.35 पर पहुंच गया। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में यह लगातार तीसरे दिन छलांग देखने को मिली है। शोभा, फीनिक्स और ओबराय रियलिटी में 2 से 5% तक की मजबूती देखने को मिली है। तो आखिर इस तरह रिकॉर्ड उछाल की क्या वजह है, ये मैंने पूछा इंडिया टुडे के मैगजीन में एसोसिएट एडिटर शुभम शंकधर से। जी, भारतीय शेयर बाजार में अगर आप देखें तो आज पूरा ही दिन खरीदारी वाला था। बाजार खुलने के बाद से और पूरे दिन एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाते दिखे। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही करीब 1.25% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 765 अंकों की बढ़त के साथ 56,889 के स्तर पर और निफ्टी जो दूसरा प्रमुख सूचकांक है वहाँ भी तेजी करीब 1.25% से 1.35% की थी। वहाँ भी वो भी 225 अंकों की बढ़त के साथ 16,931 पर बंद हुआ। 17,000 का लेवल अब बहुत नज़दीक दिख रहा है और बाजार में आज भी जो क्लोजिंग है ये अब तक की सर्वोच्च स्तर पर क्लोजिंग है, यानी कि भारतीय शेयर बाजार अपने सर्वोच्च स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि आज केवल जो खरीदारी थी वो केवल टॉप इंडेक्सेस में थी या कुछ एक चुनिंदा कंपनियों में थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज बढ़त के साथ बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो एनएससी पे करीब 1289 शेयर ऐसे थे जो बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 527 शेयर ऐसे थे जहां गिरावट देखने को मिली है। इस तेजी में ये कहना सही नहीं होगा कि किसी एक स्टॉक या किसी एक सेक्टर की तेजी थी। ये ब्रॉड बेस बाइंग थी जहां छोटे बड़े मझोले सभी तरीके की कंपनियां खरीदी गई और बाजार में एक ओवरऑल पॉजिटिव रुख था, जो कहीं ना कहीं जीडीपी नंबर जो आज आने वाले हैं उनसे पहले की एक एंटिसिपेटिंग बाइंग हो सकती है, जो एंटिसिपेट किए जा रहे हैं कि अच्छे नंबर जीडीपी पे आ सकते हैं, रिकवरी के साइन दिख सकते हैं। ऑटो कंपनीज की ओर से ये माना जा रहा है कि रिकवरी के साइन दिखेंगे, ऑटो नंबर्स आएंगे 1 तारीख को। वहाँ से उम्मीद है कि अच्छे नंबर, अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने बाजार का मूड अच्छा किया और बाजार में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली और बाजार अपने सर्वोच्च स्तर पर बंद हुए। कल जब बाजार खुलेंगे तो उनके पास जीडीपी के नंबर होंगे जिन पर बाजार निश्चित तौर पर रिएक्ट करेंगे और इसके अलावा भी अगले हफ्ते पीएमआई का नंबर और ऑटो कंपनीज के नंबर 2 ऐसे आंकड़े होंगे जहां पर बाजार में जो बाजार को दिशा देते दिख सकते हैं।
शुभम, आज बाजार की तेजी में कौन से शेयर सबसे ज्यादा उछले? जी, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जैसा मैंने कहा कि सभी सेक्टर्स में तेजी देखने को मिली, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो बड़ी कंपनियां थीं, जो ब्लू चिप कंपनियां थीं, वहां पर भारतीय एयरटेल के शेयर में करीब 4.25% की बढ़त देखने को मिली और करीब 25 रुपए की बढ़त के साथ 620 के स्तर पर बंद हुआ। दो खबरें थी कंपनी के साथ, 21,000 करोड़ के राइट इशू और इसके अलावा चेयरमैन सुनील भारती मित्तल की ओर से ये बयान आया कि कंपनी किसी भी तरीके से कोई कोताही या कोई बिल्कुल नहीं शर्माएगी टैरिफ को बढ़ाने में, जो कंपनी के लिहाज से एक अच्छी खबर है। भले ग्राहकों के लिहाज से ये खबर अच्छी ना हो कि कंपनी टैरिफ बढ़ाएगी लेकिन आप कंपनी के नज़रिए से जब ये चीज़ देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है, जहां पर जो कंपनी को फ़ायदा देगी। इसके अलावा जो और एक्शन देखने को मिला वो एक्सिस बैंक में था, टाटा स्टील में था, डिवीज लैब में था। ये सारी ही कंपनियां बढ़त के साथ बंद हुई। जहां गिरावट देखने को थी वहां टेक महिंद्रा, नेस्ले, आयशर मोटर, इन्फोसिस, ये कुछ ऐसी बड़ी कंपनीज थी जहां आज गिरावट देखने को मिली। रिलायंस में भी आज करीब 2% की बढ़त थी। रिलायंस का शेयर भी 42 रुपए की बढ़त के साथ 2270 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार की निगाहें अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े पर होंगी वो जीडीपी का आंकड़ा है, जो सोमवार की शाम को आना है। इसके बाद पीएमआई का नंबर और ऑटो कंपनीज की तरफ से आने वाले नंबर्स होंगे। ये नंबर ऐसे नंबर होंगे जो अब बाजार को अगली दिशा देंगे। इंटरनेशनल क्यूज भी स्ट्रांग है बाजार में। दुनिया भर के बाजारों में जो तेजी बनी हुई है उसका फायदा भी बाजार और तमाम भारत समेत तमाम एशियाई बाजारों को मिल रहा है। ये बाजार में तेजी की का एक जो डोमिनो इफेक्ट होता है कि अगर वहाँ तेजी है तो सब जगह तेजी है, जहाँ वहाँ गिरावट सब जगह गिरावट है। तो इंटरनेशनल मार्केट से भी अच्छे क्यूज मिल रहे हैं। भारतीय बाजारों में भी अभी कोई ऐसा नेगेटिव ट्रिगर नहीं है। यही कारण है कि जो बाजार की रैली है ये लगातार जारी है। ये थे इंडिया टुडे के मैगजीन में एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर। तो फिलहाल दिन भर में इतना ही। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमें जरूर बताइएगा radio@aajtak.com पर। आज तक रेडियो के बाकी जो पॉडकास्ट है उनके बारे में भी आप अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, सोशल मीडिया पर भी हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आज तक रेडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इस शो की प्रोड्यूसर थी खुशबू और साउंड डिजाइन किया है हमारे दोस्त कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सभी को आज तक रेडियो की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।